संदेश खाली को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बरगोजूर कलपोल इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने पेड़ काटकर रास्ते बंद कर दिए हैं, पेड़ जलाकर और ट्रक से ब्लॉक किए गए रास्ते। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं। संदेश खाली में इस वक्त जो हो रहा है उसमें नंदीग्राम और सिंगूर का परछाई दिखाई दे रहा है। वही पेड़ रास्ते में फेंक के रखना, और ये कटीला पेड़ है, आप देख सकते ये पेड़ जो है उसमें कांटा भरा हुआ है और इसको फेंक के रखते हैं ताकि पुलिस का कोई गाड़ी यहाँ पे ना जा सके। आग लगाया गया है रास्ते पे, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आग लगा हुआ है और गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ही गुस्से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता पूरा बंद है, गाड़ी निकलने के लिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, पुलिस आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, पूरा यहाँ पे आग जल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण ये है गांव वालों का गुस्सा। वो नाराज है, वो ये कह रहे हैं कि गांव वाले जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे बुरी तरीके से उनका ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जो आग जल रहे हैं ये सिर्फ एक गांव का आग नहीं है। यहाँ पे जो आग जल रही है ये सिर्फ एक आगजनी की घटना नहीं है। यहाँ पे जो आग जल रहा है ये पूरी तरीके से मान के चल सकते हैं लोगों का गुस्सा है जो आग के तौर पे सामने आ रहा है। और आपको एक्सक्लूसिवली वो फोटोज हम दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहा है, जहाँ पे ये कह सकते हैं लोगों का गुस्सा हद से बाहर चला गया है। और यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लोग यहाँ पे इतना गुस्सैल है कि रास्ता बंद करके यहाँ पे आग लगाया जा रहा है। और यही कारण है संदेश खाली आग के चपेट में जल रहा है। संदेश खाली का लोगों का गुस्सा इतना बाहर आ चुका है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के सहयोगी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इस पर रिपोर्ट देखिए। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के सहयोगी अजीत मैती के घर लाठी डंडे से लैस होकर आए दर्जनों महिला पुरुषों ने अचानक हमला बोल दिया। उत्तर 24 परगना के बिरमाजुर में अजीत मैती के घर में ग्रामीणों ने इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की और इसकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही आसपास आगजनी कर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। साथ ही अजीत मैती को कार्रवाई का आश्वासन दिया। टीवी 9 भारतवर्ष ने अजीत मैती से बात की। हमले के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। शेख शाहजहां कहाँ पे? আমি জানি না। आपको नहीं पता? না, ওনার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। গত 5 তারিখ থেকে কেন তার আগের থেকেও আমার সঙ্গে ফোনে বা কোনো সাক্ষাতে কোনো যোগাযোগ। अभी जो यहाँ पे हो रहा है, डीजी अभी यहाँ पे आया था, आप डरे हुए हैं कि आपके ऊपर फिर से आक्रमण हो सकता है? আমি ডরে তো আছি, আমি খুব চিন্তায় আছি যে এখান থেকে পুলিশ প্রশাসন চলে গেলে ওরা আবার আক্রমণ করবে। উনি सारे बीजेपी के लोग? हाँ। अजीत मैती ने कहा कि जब शेख यहाँ था तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं उनका घर न जला दिया जाए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज बीजेपी की महिला मोर्चा को संदेश खाली जाने से रोका। बीजेपी की महिला टीम को रोके जाने पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने दिया है धारा 144 का हवाला और कहा है कि धारा 144 लगी है, इस वजह से आगे नहीं जाया जा सकता। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से हंगामा किया गया। इस पर बीजेपी महिला मोर्चा और पुलिस में झड़प हुई। एक तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस, दूसरी तरफ बीजेपी की महिला मोर्चा। हंगामा और बवाल दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी की महिला मोर्चा संदेश खाली जाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें संदेश खाली की सीमा पर रोक दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने धारा 144 का हवाला दिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने पर अड़े रहे। कुछ नहीं है यहाँ पे। संदेश खाली में 144 लगाया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा में सांसद लॉकेट चटर्जी के साथ कुल 6 सदस्य थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। संदेश खाली में आज एनएचआरसी की टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। टीवी 9 भारतवर्ष की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक टीम आज संदेश खाली पहुंचे है और आप सामने देख सकते हैं उनके सदस्य मेरे सामने खड़े हुए हैं।
संदेशखाली के अलग अलग जो गांव है, अलग अलग जो घर है, वहां पे जा रहा है। जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे हुआ है उसके बारे में जायजा ले रहे हैं। जो टीम यहाँ पे आए हैं उनके महिला सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं। पहले वो संदेशखाली थाना गए और वहाँ पे बातचीत किए। राज्य के डीजी के पास से उन्होंने रिपोर्ट भी इसके बारे में तलब किया है, लेकिन ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है स्टेट की तरफ से इसका कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये टीम अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि जैसे कि मैं कह रहा था, हर कोई घर पे पहुँच रहा है और पहुँच के यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं उनको सेंट्रल फोर्स यहाँ पे घिर रखे हैं उनका सिक्योरिटी के लिए। संदेशखाली एक बहुत बड़ी जगह है, 15 आइलैंड्स है, जिस आइलैंड्स पे ये टीम पहुंचेगी और पहुंच के वहां से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे टीम खड़े हैं और ये टीम अंदर जो घर है वहां पे जाके बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टीम के लोग हैं वो भी बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और इनके ये जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। ममता सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बचाव कर रही हैं। इस बीच ईडी ने शाहजहां शेख की तलाश में 6 जगहों पर छापेमारी की। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। टीएमसी विधायक शेख शाहजहां के नहीं पकड़े जाने को लेकर हाईकोर्ट तक ममता सरकार को फटकार लगा चुकी है। इसके बाद शाहजहां के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन शुरू हो गया। फरार चल रहे टीएमसी नेता के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी पीडीएस घोटाले में पश्चिम बंगाल में एक साथ 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शेख शाहजहां को भेजा गया चौथा समन। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। 3 बार समन पर पेश नहीं हुए टीएमसी नेता। राशन वितरण घोटाले में ईडी का दावा, करीब 10 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार। ईडी आज सेंट्रल हावड़ा में पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता और व्यापारी अरुण सोम के परिसर पर भी पहुंची और छापेमारी शुरू की। कथित तौर पर वे फरार शेख शाहजहां के करीबी बताए जा रहे हैं। ईडी मुख्य रूप से मछली व्यवसाय को निशाना बना रही है। ईडी की टीम पर हमले की घटना के करीब 1.5 महीने से अधिक बीतने के बावजूद शेख शाहजहां का कोई पता नहीं चल सका। गौरतलब है कि बंगाल पीडीएस घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम शेख शाहजहां के आवास पर जा रही थी, तो कुछ लोगों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया था। इसके बाद संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगा है। पीएम मोदी का मिशन बंगाल। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। 1 मार्च को आरामबाग में प्रधानमंत्री एक रैली करेंगे। इसके बाद 2 मार्च को कृष्णानगर में प्रधानमंत्री की रैली होगी। तो 1 मार्च को आरामबाग में प्रधानमंत्री की रैली है। इसके बाद कृष्णानगर में 2 मार्च को रैली करेंगे प्रधानमंत्री और 6 मार्च को बारासात में होगी प्रधानमंत्री की रैली। तो 1, 2 और 6 मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। संदेशखाली मुद्दे पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है। मामले में पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं 3 दिन के इस दौरे से पीएम पश्चिम बंगाल में तमाम सियासी समीकरण को साधने की भी कोशिश करेंगे। पीएम 1 मार्च को आरामबाग में होंगे। आरामबाग हुगली जिले में है। हुगली की 7 विधानसभा सीट में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1100 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। पीएम 2 मार्च को कृष्णानगर में होंगे, जो नदिया जिले में है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। पीएम 6 मार्च को बारासात में होंगे, जो उत्तर 24 परगना जिले में है। संदेशखाली भी इसी इलाके में आता है। ऐसे में पीएम संदेशखाली पर बोल सकते हैं। जाहिर है पीएम मोदी अपने 3 दौरे से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। साथ ही पीएम इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ कई मीटिंग भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बनारस को 14,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी के नशेड़ी वाले बयान पर तीखा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि राहुल कह रहे हैं कि यूपी के युवा नशेड़ी हैं। राहुल यूपी के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, ये कहा पीएम मोदी। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर
यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। बनारस दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। पीएम ने कहा कि नई काशी अयोध्या कांग्रेस को पसंद नहीं है। पीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से नफरत है। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि ये बनारस है, यहां पैतरा नहीं चलेगा। बनारस के लोग सब जानते हैं। ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो। यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। और पीएम मोदी आज काशी में बनारसी अंदाज में दिखे। उन्होंने भोजपुरी में लोगों से बात की और कहा कि जब तक बनारस नहीं आता मन नहीं मानता। काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। कांग्रेस में शामिल हो चुके चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर देशव्यापी सर्वे कर रही है। सर्वे करीब पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 25-26 फरवरी को कांग्रेस नेतृत्व को सौंपा जाएगा। सुनील कोनुगोलू की सर्वे रिपोर्ट के बाद इस महीने के आखिरी में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कोनुगोलू की रिपोर्ट में पंजाब के कुछ सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। कांग्रेस के लिए सुनील कोनुगोलू बड़े रणनीतिकार साबित हो रहे हैं। कोनुगोलू को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का काफी हद तक श्रेय दिया गया। कर्नाटक चुनाव के बाद जब बारी तेलंगाना की आई तो यहाँ भी सुनील कोनुगोलू सफल साबित हुए।
तेलंगाना में कांग्रेस जहां स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है, वहीं हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद कोनुगोलू ने राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी रुख किया था, लेकिन अशोक गहलोत और कमलनाथ कथित तौर पर चुनाव रणनीतिकार के सुझावों से एकमत नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुनील कोनुगोलू की सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के लिए अहम साबित हो सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी दे दें सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है, सूत्रों के हवाले से खबर। और आज शाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसको आधिकारिक रूप से बताने के लिए दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान होगा। यानी इन जगहों पर गठबंधन फाइनल हो चुका है और इस डील को फाइनल करने के बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल रहेंगे। धुंध के बादल छटने लगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति भी बनने लगी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार है। सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और गोवा को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। यह भी तय हो चुका है कि कौन कितनी सीट से चुनाव लड़ेगा। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी तो 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात और हरियाणा में भी दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की वार्ता अपने अंतिम दौर में है। जल्द ही कांग्रेस आप अपने चुनावी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चंडीगढ़ में कांग्रेस को आप का साथ मिल सकता है। गुजरात में भरूच सीट समेत आपको 2 लोकसभा सीटें देने पर कांग्रेस की तरफ से सहमति के संकेत मिले हैं। हालांकि भरूच एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का मजबूत गढ़ था, इसलिए उनके बेटे फैसल पटेल और बेटी मुमताज पटेल भरूच से अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बीजेपी परेशान है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ ईडी के साथ साथ अब सीबीआई का भी दुरुपयोग हो सकता है। सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीएमयू कांग्रेस में जल्द हो सकता है गठबंधन। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मिल सकती है 5 सीटें। कांग्रेस ने 6 से 8 सीटों की मांग की है। 37 सीटों पर टीएमसी लड़ सकती है चुनाव। टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गांठ करीब करीब खुल चुकी थी। ममता बनर्जी ने कई मौकों पर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। साथ ही ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस देश भर में 40 सीटें जीतेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि सूत्रों से अब ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने नए सिरे से टीएमसी से संपर्क किया है और दोनों पार्टियों के बीच पश्चिम बंगाल के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात बन सकती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 37 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ सकती है। 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। कांग्रेस ने 6 से 8 सीटों की मांग की है। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीट ऑफर की थी। साथ ही दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने के मूड में नहीं है, जबकि टीएमसी मेघालय की तुरा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही टीएमसी असम में भी एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए कि आखिर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर क्या कहा था।
उन्होंने ये कहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि भारतीय कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता और कांग्रेस जन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता नवीन झा ने लोअर कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मेरे मुवक्किल नवीन झा जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उन्होंने शिकायतवाद व्यवहार न्यायालय रांची में दाखिल किया था। उसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया, सम्मन इशू किया। उस आदेश को चुनौती देते हुए क्वॉशिंग याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया गया 2018 में राहुल जी की तरफ से। आज जजमेंट आ चुका है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब ट्रायल चलेगा, सम्मन इशू होगा, उनको आना होगा। और 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का बयान गठबंधन हो गया है, 25 तारीख को यात्रा में शामिल होऊंगा, ये कहा है अखिलेश यादव। देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। और यूपी में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान, परीक्षा के पहले पेपर लीक हो गया। यूपी में पेपर लीक क्यों हुआ, यह सवाल पूछा है प्रियंका गांधी ने। यूपी में यही चर्चा है कि सरकार सो रही है। 50 लाख युवाओं ने भरा था परीक्षा का फॉर्म और पेपर लीक हो गया। प्रियंका गांधी इसे लेकर सवाल उठा रही हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। अधिकारियों के साथ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। बातचीत के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों का जबरदस्त आक्रोश, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। दोबारा पेपर कराने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की ये तस्वीरें लखनऊ के इको गार्डन की। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से यूपी पुलिस भर्ती 2024 का पेपर लीक हो गया, जिससे उनके सामने संकट खड़ा हो गया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन से पेपर दोबारा कराने की मांग की। दरअसल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश और गुस्से में हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 17-18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट का पेपर सुनियोजित तरीके से लीक कराया गया। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, स्थायी नौकरी को लेकर ग्राम रक्षा दल का ये प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। सड़क पर प्रदर्शन करते लोग, नारेबाजी करते प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजती पुलिस। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर आज खूब हंगामा हुआ। एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी तरफ ग्राम रक्षा दल के सदस्य। धक्का मुक्की के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी घायल होकर नीचे सड़क पर गिर गई। इसके बाद पुलिस का गुस्सा और भड़क गया। नौकरी स्थायी करने और वेतन तय करने सहित कई मांगों को लेकर ग्राम रक्षा दल के सैकड़ों सदस्य आज सुबह बीजेपी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी कर्मी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे। मुलाकात नहीं होने पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी भड़क गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाने को कहा। कई बार अपील के बावजूद ग्राम रक्षा दल के सदस्य नहीं हटे और वे पुलिस से भिड़ गए। और गजवाए हिंद के फतवे को लेकर देवबंद कटघरे में है। इस बीच राजस्थान के श्री गंगानगर से इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इंडियन मुजाहिदीन का यह आतंकी है मिराजुद्दीन। मिराजुद्दीन को राजस्थान के श्री गंगानगर के गंगापुर सिटी से गिरफ्तार किया है। देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल मिराजुद्दीन की काफी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस के मुताबिक मिराजुद्दीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। मिराजुद्दीन पिछले 10 साल से फरार चल रहा था।
इसके इंडियन मुजाहिदीन से संबंध का खुलासा किया गया है। यही नहीं, मेराजुद्दीन स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से भी जुड़ा रहा है। इसकी आतंकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। इसे ढूंढने के लिए राजस्थान, दिल्ली और गुजरात की पुलिस लगातार जुटी थी। अब इसकी आतंकी गतिविधियों पर एक नजर डालिए। 2014 में देश में विभिन्न जगहों पर बम ब्लास्ट की साजिश की थी। साजिश को राजस्थान पुलिस ने नाकाम किया था। इस मामले में जयपुर, सीकर और जोधपुर से कुल 13 आरोपी बनाए गए थे। 12 को आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है, जबकि 13वां आरोपी मेराजुद्दीन फरार चल रहा था। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात किसान आंदोलन की। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर प्रशासन ने 7 लेयर बैरिकेडिंग कर रखी है। यहां बुधवार को जब किसान जबरदस्ती आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। कहा जा रहा है कि इसमें एक किसान की मौत हो गई है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिलहाल आप देखेंगे कि खनौरी बॉर्डर पर जो स्थिति है आमने सामने है। सामने आपको किसान नज़र आ रहे हैं। ये किसान यहाँ तक आ चुके हैं और जो दूसरी तरफ पुलिस है उसने बाकायदा किलेबंदी कर रखी है। आप देखेंगे यहाँ से पुलिस ने अपने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, सीमेंटेड दीवार बना रखी है, जो कटीले तार हैं उनको लगा रखा है। कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी की हुई है। इसके अलावा जो ट्रक हैं उनको भी खड़ा किया गया है कि किसी भी कीमत पर जो किसान हैं वो आगे ना बढ़ने पाए। कई ज़िलों की पुलिस, हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो आला अधिकारी हैं अलग अलग ज़िलों के, नूह के और कैथल के, इसके अलावा जिंद के, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसान फिलहाल आज शाम तक का उन्होंने समय दिया हुआ है। वो आज शाम को डिसाइड करेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। इस पूरे मामले में जो किसान शुभकर्म की मौत हुई है उसके लिए पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही शुभकर्म की बहन को सरकारी नौकरी दी है। आप देखेंगे कि जो ये खनौरी बॉर्डर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संघर्ष हुआ था पुलिस और ग्रामीणों किसानों के बीच में। अभी भी किसान यहाँ मौके पर मौजूद है। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, किसान नेताओं पर नहीं लगेगा एनएसए। पहले एनएसए लगाने का लिया गया था फैसला, हरियाणा सरकार ने इस फैसले को बदल लिया है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अपील की है कि किसान नेताओं को आंदोलन शांतिपूर्वक करना चाहिए। 13 फरवरी से दिल्ली चलो मार्च को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की है। साथ ही हुड़दंग करने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुँचाया गया है। आंदोलन के दौरान करीब 30 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि लगातार भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देकर लोगों को उकसाया जा रहा है। वहीं किसान संगठनों ने 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक तथ्यों में अंग्रेजों के लिए छेड़छाड़ को ठीक करने का जिम्मा उठाया है। गलत इतिहास ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री क्या करने जा रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का मानना है कि अंग्रेजों ने 200 वर्षों के शासन में भारतीय संस्कृति बदलने की कोशिश की। कई चीजें या तो बदल दी गईं या खत्म कर दी गईं। अब इन्हीं पर उज्जैन में मंथन होने जा रहा है। 7, 8 और 9 अप्रैल को जुटेंगे इतिहासकार। भारत के इतिहास पर करेंगे मंथन। भारतीय इतिहास के शोध पत्र भी साथ लाएंगे। इतिहास में महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी जाएंगी। वास्तविक घटनाएं, महापुरुषों के योगदान जुड़ेंगे। पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी ने वामपंथी और विदेशी इतिहासकारों पर देश का इतिहास विकृत करके लिखने का आरोप लगाया। देश के विभिन्न राज्यों से इतिहासकार उज्जैन में 7 तारीख को उज्जैन आ जाएंगे, जहां इतिहासकारों का महाकुंभ लगने जा रहा है। 8 तारीख को भी शोध पत्र पढ़े जाएंगे। जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको हम उजागर करना चाहते हैं, वह स्कूलों में चले। आज जो इतिहास चल रहा है उसमें कहीं तो भी हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई है। इतिहासकारों के समागम में सामने आई चीजों को योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। अगली खबर स्पेन से है। स्पेन की आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। इमारत में अब भी कई लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है।
ये तस्वीरें भयावह हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हवा के तेज झोंके आगों की लपटों को फैला रहे हैं। इमारत की खिड़कियों से आग की लपटें तेजी से बाहर निकल रही हैं। जान बचाने की कोशिश में लोग इमारत की बालकनी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अग्निशामक दल के कर्मी आग की चपेट में आए लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये 14 मंजिला आवासीय इमारत स्पेन के पूर्वी शहर वालेंसिया की है, जहां आग लगने से भारी तबाही हुई है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। आग के कारण आसमान में काले धुएं के बादल छा गए हैं। सूचना मिलने पर अग्निशमन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। स्पेन की सैन्य आपातकालीन इकाई के सैनिकों को भी मौके पर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने एक बड़ा तंबू लगाकर घायलों का इलाज शुरू किया। प्रारंभिक आपातकालीन सेवा रिपोर्टों के मुताबिक फ्रैक्चर जलने और धुएं के कारण दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 अग्निशामक दल के सदस्य हैं। बताया जाता है कि आग लगने के समय करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही थी, जिससे आग की लपटें पास की इमारतों तक फैल गई।